गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश जो मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़ी रियासत है, वो फ़िरका परस्ती का एक बड़ा गढ़ बनी हुई है। इस फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ चंद लोग बड़ी बहादुरी से लड़ रहे हैं। उनमें से एक डॉक्टर प्रोफेसर रमेश दीक्षित साहब हैं, जो यूपी में ख़ासतौर से लखनऊ में सरगर्म हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल हिस्ट्री के उस्ताद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस वक्त यूपी में क्या हो रहा है। सर, यूपी की जो सूरत हाल है बड़ी तशवीशनाक है। आपने अभी अपनी तकरीर में भी बहुत सी बातें बताई, तो क्या होना चाहिए, किस तरह से इसको टैकल करना चाहिए? पहली बात तो ये है जनाब कि फैज़ साहब का एक शेर है जिसमें है न सवाल बस नार्ज़ गम न हिकायतें न शिकायतें तेरे हद में दिलदार के सभी अख्तियार चले गए। तो हालात यूपी के हैं कि जहाँ कानून की हुकूमत नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, बुलडोज़र किसी भी आदमी को हुकूमत की अहंकार चरम पे है। नतीजा ये है कि किसी भी आम आदमी का, ख़ास तौर से अगर वो हाशिए का आदमी है, ख़ास तौर से को अक़लियत का है या दलित है या ओबीसी है, उसके जान और माल की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। तो दरअसल उत्तर प्रदेश में हम जो जिस तरह के माहौल देख रहे हैं, वो माहौल निश्चित तौर पर गैर लोकतांत्रिक है। एक ऐसा माहौल है कि जहाँ हर तरह की दूरियां पैदा की गई हैं। एक ऐसा माहौल है कि जहाँ मेजॉरिटी कम्युनिटी के नाम पर मेजॉरिटी कम्युनिटी के तमाम एंटी सोशल एलिमेंट्स अक़लियत के साथ, दलितों के साथ, औरतों के साथ जिस तरह का वहशियाना बर्ताव कर रहे हैं, वो शर्म के लायक है। मैं कहता हूँ साफ बात यह है कि इस वक्त एक ही रास्ता है। ये कहना बेकार है कि वो क्या कर रहे हैं, वो यही करने की सत्ता में आए हैं। अब ये कहने का मतलब नहीं रह गया है कि प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं, मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो यही करने के लिए पैदा हुए थे, उनके संस्कार यही हैं, वो तो यही करेंगे ही। एक ही रास्ता है कि 2024 में इन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया जाए, और वो रास्ता दिखाया जा सकता है तभी जब सारी मुल्क की जमहूरी ताकतें, मुल्क की सारी सेकुलर जमातें अपने भेदभाव भूलकर एक बड़ा मोर्चा बनाएं, जिस मोर्चे का लक्ष्य होना चाहिए हम हिंदुस्तान को एक मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी नहीं बनने देंगे। हिंदुस्तान सबका है, हम सबका हक यहाँ पर है, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, जिस जात का आदमी हो, सबके बराबर के हुकूक हैं, सब कानून की निगाह में बराबर हैं, सबको बराबर के अवसर मिलेंगे। और किसी भी ताकतवर आदमी को मेजॉरिटी के नाम पर किसी माइनॉरिटी को परेशान करने का हक नहीं मिलेगा। मगर ये तभी हो सकता है तो 2024 का नक्शा साफ़ हो, और साफ़ ये हो कि हर कीमत पर हम अपने भेदभाव भुलाकर एक बड़ा मोर्चा बनाएंगे, ताकि हम मोदी साहब से कह सकें, हुजूर बहुत दिन हो गए हैं, अब आप जाकर अपनी अम्मा के साथ तशरीफ वहाँ जाइए, उनकी सेवा कीजिए, थोड़ा सा माता जी की सेवा कीजिए। कभी कभार जाते हो तो ज़्यादा हो रहता है, आप जाके आराम से कुछ दिन वहाँ रहिए, आपका फ़र्ज़ है, अदा करना चाहिए। सर, यूपी में आपने जैसा कि कहा कि अक़लियतों को निशाना बनाया जाए। अब तालीम का जो मैदान है, मदरसे जो है, तालीम का एक जो गवर्नमेंट का एक फ़र्ज़ है, तालीम देना चाहिए, वो अंजाम दे रहे थे, लेकिन उनको ज़्यादा जहर जी जो फैलाया जा रहा है वो सरस्वती शिशु मंदिरों में है। तो RSS के चलाए गए जो स्कूल हैं, वहाँ बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है, नफ़रत सिखाई जाती है। नफ़रत मुसलमान से, नफ़रत क्रिश्चियन से, नफ़रत सिख से, नफ़रत दलित से। क्या समाज बनाना चाहते हैं वो? ये बच्चे कौन समाज बनाएंगे? ये हिंदुस्तान तो बुद्ध का देश है, हिंदुस्तान तो ऐसे सनातन धर्म का देश है, उपनिषदों का देश है भाई, वेदों का देश है, जहाँ कहीं पर भी नफ़रत नहीं है, जहाँ प्यार है लोगों के साथ में, सद्भावना है सबके साथ। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम। पूरी दुनिया हमारा परिवार है, ये सिखाया जाता है हमारे धर्म में। ये कौन सा धर्म ला रहे हैं ये सरस्वती शिशु मंदिर में जो सिखाते हैं, वो क्या हिंदू धर्म है? जी नहीं, वो फाशीवाद है, वो सिखाया जाता है वो। और फाशीवाद में हमेशा ही कोई दुश्मन होता है, वो दुश्मन के खिलाफ गोलबंदी की कोशिश की जाती है। इसलिए हमारा कहना है कि एक ही रास्ता है हिंदुस्तान की जो मुश्तरका तहजीब है उसे बचाए रखने का। यहाँ कोई मेजॉरिटी है, माइनॉरिटी है, कोई पहले आया, कोई बाद में आया, पहले आर्यन आए, बाद में कोई आया। फिराक ने कहा है, हमारे मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी ने कहा था कि सरज़मीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक काफ़िले बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया। हिंदुस्तान में सबका बराबर का हक है, सबके आज़ाद ने
पूरी कीमत अदा की है इस देश को बचाने के लिए। सबके अज़दाद का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, कोई किसी से बड़ा नहीं, कोई किसी से छोटा नहीं, सब बराबर हैं। ये बराबरी का जज्बा है, इसी बराबरी के जज्बे के लिए गांधी ने, नेहरू ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, सब ने कुर्बानियाँ दी हैं। मौलाना आज़ाद ने, सब ने अपना किरदार अदा किया है कि हिंदुस्तान को बचा रहना है। एक गुलदस्ता है, अलग अलग रंग के फूल हैं, अलग अलग रंग की पत्तियां हैं, ये सब मिलकर एक गुलदस्ता बनता है। हिंदुस्तान जैसा गुलदस्ता तभी बचा रहेगा जब इन इंसान मुखालिफ जमातों को हुकूमत से बाहर किया जाए। सर, आप एनसीपी के यूपी के 3 मरतबा सदर रहे, उसके बाद आपका जो पॉलिटिकल कैरियर है, आप एक एक्टिविज़म में है, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ को उठाते हैं। अब आप कह रहे हैं कि पूरी जितनी भी डेमोक्रेटिक पार्टियां हैं, सेकुलर माइंडेड पार्टियां हैं, उनको एकजुट होना चाहिए। यूपी में 2 बड़ी बड़ी जमातें थी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी। तो अब ये जो कैफियत है इसको किस तरह से दूर करेंगे, वो जो आपस में लड़ती हैं? बीएसपी के बारे में तो मैं साफ कहना चाहता हूँ कि बीएसपी एक वक्त में मजलूम की पार्टी थी, दलितों की पार्टी थी, हाशिए के लोगों की पार्टी थी, पसमानदा मुसलमानों की पार्टी थी। मगर पिछले 10 सालों में, पिछले 5 सालों में, कम से कम 8 सालों में जो बदहात, मुझे पता नहीं क्या वजूहात हैं, कुछ वजूहात होंगे, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, क्यों कोई बेवफा नहीं होता। उनको बीएसपी के लीडरान को अच्छी दोस्ती लगती है मोदी साहब के साथ, अमित शाह के साथ, फिर वही चुनाव लड़ाते हैं जहाँ के भाजपा जीत सके। उनका एक ही काम रह गया है, इसलिए मैं उनको तो अपोजिशन यूनिटी में शामिल करता ही नहीं। हाँ, सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी है, जिसके नेता अखिलेश यादव हैं, उनकी बड़ी जिम्मेदारी है। वो बहादुरी से लड़े हैं इस बार विधानसभा चुनाव में, इतनी सीटें पाई हैं तमाम चीज़ों के बावजूद। इसलिए बेहतर होगा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान में शरद पवार की क़यादत में तमाम पार्टियां जुटें, उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर बड़ी पार्टी अखिलेश यादव जी की पार्टी है। उनसे कोशिश करनी चाहिए कि उनकी क़यादत में लोग जुटें। तमाम बाकी पार्टियों को कोशिश करनी चाहिए कि अखिलेश जी से बात करें। और 80 सीटें हैं, 80 सीटों में 50 सीटें लड़ें अखिलेश जी और 30 सीटें बाकी पार्टियां बांट लें, मिलजुल लड़ा जाए। मगर ये जरूर है, ये मुमकिन नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कोई पार्टी आके कहे कि हम तो लड़ेंगे बीजेपी से, पर हम लड़ेंगे 20 सीटें। 20 सीटें लड़ने की हिक्कत है क्या? इमरान प्रतापगढ़ी के बस में है कि यूपी से लड़ सकें, कांग्रेस पार्टी चला सकें? तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की बड़ी पार्टी है, तमिलनाडु में स्टालिन की बड़ी पार्टी है, नीतीश और लालू या तेजस्वी मिलकर लड़ रहे हैं बिहार में। हर इलाके के अपने अपने नेता हैं, उन सबके, उन नेताओं के अधिकार को, उनके वर्चस्व को, उनकी बढ़त को स्वीकार करना चाहिए। और जो पार्टियां वहाँ छोटी पार्टियां हैं, उन्हें मिलजुल कर उनके साथ सहयोग करना चाहिए। उसी तरह से जैसे मध्य प्रदेश में दावा कांग्रेस पार्टी का है, राजस्थान में दावा कांग्रेस पार्टी का है, छत्तीसगढ़ में दावा कांग्रेस पार्टी का है, तो वहाँ कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि बाकी को कुछ दें। उसी तरह उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी को चाहिए सबको एडजस्ट करें। मगर यह नहीं मुमकिन होता है कि कांग्रेस पार्टी यूपी में चाहे 40 सीटें लड़ना, ये संभव नहीं हो सकता है। या एनसीपी कहे लड़ना हमको, आप है कहाँ पे? तो सवाल ये है, बड़ा खतरा है, बड़ा दुश्मन कौन है? इस वक्त हिंदुस्तान में मेजॉरिटी के नाम पर बात करने वाली जो फासीवादी ताकतें हैं, वो हिंदुस्तान के अमन चैन का, हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब का, हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब की दुश्मन हैं। उन्हें सत्ता से बेदखल करने के लिए सारी जमहूरी ताकतों को तालमेल करना चाहिए। मैं एक पार्टी बात नहीं कर रहा हूँ, जनता पार्टी जैसा एक्सपर्ट नहीं कर रहा हूँ। सब पार्टियों को अपनी अपनी ताकत के हिसाब से तालमेल करना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि खुले मन के साथ इस वक्त भाजपा को हराना एक नैतिक दायित्व है, एक नैतिक जिम्मेदारी है। ये लोकतंत्र को बचाने की चुनौती है कि हिंदुस्तान में अक़लियत के लिए कोई गुंजाइश रहेगी नहीं रहेगी, ये फैसला भी होना है। तो जिन लोगों को भी हिंदुस्तान को एक सेकुलर डेमोक्रेसी बचाए रखना है, बराबरी की बात करनी है, आज़ादियों की बात करनी है, बोलने की आज़ादी हम बोल नहीं सकते, खाने पीने की आज़ादी हम खा पी नहीं सकते हैं, पहन नहीं सकते हैं, हमारे चेहरे से लगता है कि हम किसी मुख्तलिफ कौम के आदमी हैं, ये नहीं चल सकता है। किसी भी लोकतंत्र में खाने पीने, बोलने, पहनने, लिखने की आज़ादी को अगर हमला होता है उसकी मुखालफत होनी चाहिए और हम एक आज़ाद हिंदुस्तान बना सकें, जैसा कि हमारे पुरखों ने, हमारे अजदाद ने फ्रीडम मूवमेंट में देखा था सपना। गांधी के सपने थे, नेहरू के सपने थे, आज़ाद के सपने थे और अम्बेडकर के सपने थे। इसी से एक जुड़ा सवाल मेरा ये है कि
आपने रामपुर में देखा जिस तरह मुसलमानों को वोट देने से रोका गया, तो इस पर पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से जो रिएक्शन आना चाहिए था कि एक जमहूरी हक है जो बात कर रहे हैं आप, ये कहीं एक प्रेसिडेंट ना बन जाए। ये बड़ी एक ख़तरनाक ट्रेंड है कि भाई आपको किसी पार्टी को इलेक्शन जिताना है तो जो फेवर में वोट करने वाला है उसको रोक दिया जाए। तो इसको किस तरह से टैकल किया जाएगा? ये बहुत बड़ा खतरा है, बड़ी चुनौती है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि पिछले 8 सालों में हिंदुस्तान में जो हुकूमत है हिंदुस्तान में भाजपा की, वो लगातार माइनॉरिटीज़ को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश कर रही है। मैं बार बार एक बात कहता हूँ, लिखता भी रहा हूँ कि हिंदुस्तान की जंग आज़ादी ने हमको लोकतंत्र दिया, लोकतंत्र ने हमको संविधान दिया, संविधान ने हमें हुकूक दिए और हुकूक से हम प्रजा से नागरिक बन गए थे। ये हमें दोबारा प्रजा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त लड़ाई ये है कि हमारा जो एज ए सिटीज़न जो शहरी होने का हमारा हक है उसे बरकरार रखना है। और आपने जो बात कही उत्तर प्रदेश में रामपुर में जो हुआ वो उससे फ़र्क नहीं है जो इलाहाबाद में हुआ, बुलडोज़र चला देना घरों पर शुरू हो गया है। तो ये वोटर को वोट देने का हक न देना, ये बुलडोज़र चलाना है हमारे राइट्स पर। चुनौती बड़ी है और ये जो है साफ जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में रामपुर में जो हुआ है ये डकैती है। ये हमारे लोकतांत्रिक वोट देने के लोकतांत्रिक अधिकार पर डकैती है कि जहां आपने मुसलमानों के मोहल्ले में गुंडे तैनात कर दिए, पुलिस तैनात कर दी, घर से बाहर निकलने नहीं दिया गया, धमकियां दी गई, ऐसे जीत गए। मगर इनका जवाब कहाँ मिला है? जहां 90% हिंदू है हिमाचल प्रदेश में, छोटी मोटी बात नहीं, 90% हिंदू है, उसमें भी ज़्यादा सवर्ण है, दलित नहीं है। हिमाचल प्रदेश का ही नमूना देश में चलेगा। बहुसंख्यक जो हिंदू है, जो कहना सवर्ण भी है, वो भी भाजपा को अब नकार रहा है। और इंशाल्लाह 2024 में इनको वापसी हो जाएगी इनके अपने घरों में। और एक बार फिर हम लोग 2014 के पहले का जो हिंदुस्तान था, एक सेकुलर डेमोक्रेसी थी, एक मुशर्रका तहजीब की बात थी, जो हमारी डाइवर्सिटी थी, जो प्लुरलिटी थी, वो इंशाल्लाह फिर बहाल होगी। मुझे पूरा यकीन है बात में। बहुत शुक्रिया साला से बात करने। थैंक यू साहब। सुनाई सर। ये थे डॉक्टर रमेश दीक्षित साहब, जिनका कहना है कि फिस्ताई ताकतों से लड़ने के लिए तमाम जमहूरी क़ुव्वतों को मुत्तहिद होना चाहिए और मिलजुल कर जो है इसका मुकाबला करना चाहिए। उसी तरह रामपुर में जो जिस तरह से इलेक्शन में मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया गया, उसके बारे में भी उनका ये कहना था कि ये तो वोटर्स पर बुलडोज़र चलाने के मुतरादिफ है और ये एक डकैती थी। कैमरामैन जीशान राहे के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।